और अब मैं अपने सहयोगी श्री कृष्ण सर को हैंड ओवर करती हूँ, वो आगे का थैंक यू मैम। मैम ने आधी तो मेरी समस्या दूर कर ही दी। क्वेश्चन फ्रेमिंग, स्टार्टिंग, क्या आइडियोलॉजी है, वो सारी की सारी मैम ने इतने अच्छे से और विस्तृत रूप में बताई है, तो मैम का बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी एक बार इसका देखते हैं क्या इशू है। आज हम शिक्षक पर्व में जो इनोवेटिव पेडागोजी है उसके लिए हम यहाँ सभी एकत्रित हुए हैं। तो आप सभी मुझसे वरिष्ठ हैं, सभी को मेरा नमस्कार। आज हम ये जाने कि नई पेडागोजी क्या हो सकती है, क्या पेडागोजी हो सकती है। तो उससे पहले एक तो हम गेम खेलना पसंद करेंगे, क्योंकि कोई भी बच्चा है जब भी आप क्लास में जाओगे तो जाते ही हो सकता है वो सभी अटेंटिव ना हो। तो आपको 3 की टेबल, 3 का पारा सभी को आता होगा। 3, 6, 9, 12, 15, 18 ये जो संख्या आएगी वहां आपको ये संख्या नहीं बोलनी है, वहां आपको कहना है लड्डू। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, जैसे मैंने कहा, सर ने कहा 1, 2, सर 3 नहीं बोलेंगे, यानी कि 3 की जो टेबल है उसकी जगह आप लड्डू बोलेंगे। ठीक है, समझ में आया? शुरू करें सर। 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब ये चीज है कि 6 जैसे ही बच्चे ने बोला तो बच्चा बाहर हो जाएगा और हम फिर से शुरू कर देंगे। फिर क्या होगा कि अभी स्टार्टिंग है, धीरे धीरे बोल रहे हैं, फिर हमें थोड़ी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी, फिर हम क्रॉस करेंगे। 3-4 बच्चे रह जाएंगे, तुमको पता है वो अपनी संख्या को पहले से नोट करके रखेंगे, तो उसको हमें छोड़ देना है। आप कहेंगे कि जहां मैं अपनी उंगली से, हाथ से इशारा करूंगा वही बच्चा संख्या बोलेगा, तो एकदम वो अटेंटिव रहेगा। उसके बाद आप अपनी क्लास शुरू कर सकते हैं। वो सारे के सारे सेंट्रलाइज हो जाएंगे। वो बच्चे जिनका दिमाग इधर उधर था, वो थोड़ा सा माइंड मेंटली जो है वो वहां नहीं थे, फिजिकली वो प्रेजेंट थे, तो आप उनको सेंट्रलाइज करके फिर अगर आप कुछ भी पढ़ाना चाहेंगे तो वो बच्चे अच्छे से, मैं समझता हूं कि वो सीख पाएंगे और आप पे ध्यान देना शुरू कर देंगे। तो ये एक गेम हो सकता है, इसको लंबा नहीं करते, आप समझ गए। उसके बाद अभी बहुत से साथी मन में ये सोच रहे होंगे कि हमें क्या जरूरत है। हालांकि कल जो साथी आए थे उनमें ये ज्यादा ही रही होगी। आज आपको थोड़ा फीडबैक भी मिला होगा, क्योंकि आपके स्कूल से बहुत से साथी कल भी वर्कशॉप अटेंड करके गए थे। तो कुछों ने फीडबैक दिया होगा अच्छा था, कुछों ने फीडबैक दिया होगा टाइम पास करके आगे, कुछों ने ये दिया होगा कि मैं वो एज के हिसाब से मेजरमेंट कर लेते हैं। तो ऐसा कौन सा साथी है जो ये सोचता होगा कि भाई ठीक है कल के बारे में है ये, ऐसा तो नहीं जी? धन्यवाद। तो ये चीज हमें देखनी है, ये चीज हमें सीखनी है कि हमारे लिए 2020 में जो NEP 2020 है उसमें ये क्यों ये चीजें डाली गई। डिमोन्स्ट्रेशन आज का जो है डिमोन्स्ट्रेशन का है, ये प्रदर्शन विधि को हमें दिखाना है। तो ये क्यों है, ऐसा क्यों महसूस हुआ कि जो हम पढ़ा रहे हैं क्या वो गलत है? नहीं, वो किसी भी एंगल पर गलत नहीं है। हम जो पढ़ा रहे हैं वो एकदम अच्छा है, लेकिन समय के साथ हमें उसमें नवाचार लाना होता है। मेरे दादाजी एक कहावत कहते थे कि पान सेड़े घोड़ा है विद्या बिसर जा। बताओ क्या है? तो एक सब था फेरे मेरा। अगर आप पान को एक जगह यूं सेट करके रखोगे, आप उसे दाएं बाएं अगर उसको नहीं करोगे तो वो एक जगह रखा रहता, वो उसमें गलना शुरू हो जाता है और सड़ना शुरू हो जाता है। घोड़े को आप सीधा सीधा नहीं चला सकते, उसको आप मूवमेंट में आपको रखना पड़ेगा। और अगर वो एक जगह बंधा बंधा रहेगा तो वो वॉक करना छोड़ देता है।
आप सभी जानते हैं। और वैसे ही हमारी शिक्षा का है, विद्या का बिसर जाने का मतलब यह है कि विद्या जो है, जब तक हम नया नया कुछ ना कुछ, हो सकता है मेरे पास कुछ अलग आइडिया हो सकता है मैम के पास मुझसे भी कहीं बेहतर हो सकता है सबके पास और दूसरा आइडिया हो, तो हमें उन सभी आइडियाज को कलेक्ट करना है और हमारे बच्चों में उस चीज को डालना है। तो ये चीज है हमारा आज का ये मकसद है कि वो इनोवेटिव पेडागोजी हो, वो डेमोन्स्ट्रेशन हो। अच्छा, डेमोन्स्ट्रेशन, चलो मैं एक स्लाइड लगाता हूं। देखते हैं कि डिमॉन्स्ट्रेशन है क्या। दरअसल हम जब पढ़ाते हैं तो अलग अलग डिफरेंट जो है हम गतिविधियों का और शिक्षण विधियों का इस्तेमाल करते हैं। तो उसमें लेक्चर मेथड जो है वो ज्यादातर हम इस्तेमाल करते हैं, खासकर हम 9 to 12 में या 6 to 8 में भी हम ऐसा करते हैं, क्योंकि प्राइमरी में तो हमें बच्चे को ज्यादा एक्टिविटी बेस्ड करवाना ज्यादा जरूरी होता है। लेकिन हम ऊपर वाले जो क्लासेज हैं 6 से 8 या 9 से 12 में अक्सर ऐसा होता है कि हम आए, किताब से पढ़ाया और हम चले गए। अब बच्चा, आप सोच के देखें कि वो निस्तेज है, पढ़ रहा है, सीख रहा है, समझ रहा है, या उसके दिमाग में क्या चल रहा है, वो हमें देखना जरूरी होता है। वो तभी हो सकता है जब हमारे पास कोई ऐसी चीज हो जो उसको भी इन्वॉल्व कर ले। हमने कोई चीज दिखाई एकदम आप एक, मैं दूसरे उसमें एक एग्जांपल लेके देखता हूं। हम अपने घर के बच्चे हैं ना, जो हमारे खुद के बच्चे हैं, अगर उनको भी हम बोलते रहे ना, तो वो भी हमारे से फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। जब केवल लेक्चर मेथड काम नहीं कर सकता है, तो उसके लिए जरूरी है कि डिमॉन्स्ट्रेशन हो। तो व्हाट इज डिमॉन्स्ट्रेशन? प्रदर्शन विधि हो क्या सकती है आपके विचार में, कृपया बताएं। प्रदर्शन शिक्षा में हम प्रदर्शन विधि को कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं? जी सर, आप बताएंगे। दिखा करके प्रदर्शन करके। जी प्लीज बताएं। किसी चीज को उसके विद्यार्थी के जब हम समक्ष करेंगे सामने, उसको प्रभावित होगा दिखा करके। आप दोनों ही देख सर, एब्सोल्युटली राइट, एकदम आपने सही बताया है। डेमोन्स्ट्रेशन इज एन एक्ट ऑफ शोइंग समथिंग बाय गिविंग प्रूफ और एविडेंस। हमें बच्चे को वो चीज जो हम सिखा रहे हैं, वो किसी भी लैंग्वेज में या किसी भी सब्जेक्ट में हो सकता है। साइंस हम पढ़ाते हैं तो बड़ा आसान रहता है ये प्रदर्शन विधि को दिखाना, क्योंकि साइंस में हमारे पास मॉडल्स बहुत हैं, हमारे पास बहुत सी ऐसी एक्टिविटी है साइंस के अलग अलग, चाहे फिजिक्स की हो, चाहे केमिस्ट्री की हो या मैथ की हो, आप लैब में ले जा सकते हैं और उनके साथ उनको वो चीज करके दिखा सकते हैं। लेकिन बाकी सब्जेक्ट्स में, मैथ की भी अगर मैं बात करूं तो हमारे पास डिपार्टमेंट किट भेजता है। मैथ के हमारे साथी हैं अजीत सर को मैं जानता हूं, बाकी और मैथ के साथी हैं हमारे पास कोई नहीं है? जी सर। तो मैथ की जो किट भेजी जाती है, सच्चाई है कि वो मैथ की किट या तो किसी अलमारी के ऊपर रखी रहती है, क्योंकि हमारे पास इतने रिसोर्स तो है नहीं कि हमारे पास मैथ की लैब ही बनी हुई है। तो मैथ की वो किसी अलमारी के ऊपर रखी हुई होंगी, एक आ गई, दूसरी उसके ऊपर, तीसरी उसके ऊपर, चौथी उसके ऊपर, डिपार्टमेंट भेजता रहता है और हम उसको जमा करते रहते हैं। अधिकारी ये कहते हैं कि आपसे कोई प्रश्न नहीं पूछा जाएगा कि वो कहां गई, कहां खराब हो गई। बच्चा करे, देखे, अगर वो चोरी करके घर में ले गया ना, तब भी वो लेके गया है तो कुछ तो करेगा उससे, बशर्ते वो जो धूल फांक रही है उससे अच्छा तो अपने लेके भी चला गया ना, तब भी आपसे कोई वो नहीं है। आप ये दिखा सकते हैं कि वो यूज करने के बाद वो खराब हो गई या डैमेज हो गई, वो खत्म हो गई, ये आप दिखा सकते हैं। तो प्लीज मेरा आग्रह है कि जितनी भी वो मैथ की किट या जिस भी सब्जेक्ट की जो भी आपको एड मिलती है, उनको बच्चों को दो, कुछ भी करे, तोड़े फोड़े सीखे, कुछ ना कुछ करके वो सीखेगा ही सीखेगा। तो ये है कि आप उसको दिखा के, डेमो देके, प्रदर्शन करके जब किसी भी चीज को बताते हो तो वो चीज ज्यादा इफेक्टिव होती है, बच्चा ज्यादा देर तक उसको कर पाता है। तो मेथड ऑफ टीचिंग को देखें। डेमोन्स्ट्रेशन मेथड इज अ टीचिंग मेथड यूज्ड टू कम्युनिकेट an idea with the aid of visual such as flip chart, poster, PowerPoint.
पावर पॉइंट का एग्जाम्पल यही है कि मैंने एक पावर पॉइंट पे स्लाइड बनाई है, और ऐसे ही आप अपने सब्जेक्ट की स्लाइड बना सकते हैं, और उसके साथ साथ भी आप उनको बच्चों को इस प्रकार से पढ़ा सकते हैं। जैसे मैं संस्कृत का पीजीटी संस्कृत हूं, तो मैंने संस्कृत की सभी स्लाइड बनाई हुई है। मैं बच्चों को पाठ पढ़ाता हूं तो मैं इसके अनुसार ही पढ़ाता हूं, पूरी स्लाइड बनाई हुई है। बाकायदा जो अभ्यास में करवाता हूं, तो अभ्यास का भी ब्लैंक रहेगा, मैं क्लिक करूंगा तो उसके बाद आंसर आएगा, बच्चों को सोचने का भी मौका उसमें हम दे देते हैं, प्रोवाइड करते हैं। तो ये चीज हम करें। पावर पॉइंट ये हो गया। दूसरा क्या है, पोस्टर। पोस्टर का हम बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, लेकिन क्षमा करना मुझे कि हम कितना इस्तेमाल करते हैं, तो इतना इस्तेमाल करते हैं कि हमने बच्चे को दे दिया, उसके बाद वो केवल पोस्टर और स्केच चलाता है, उसके अलावा अदर एक्टिविटी नहीं है। अगर मैंने कह दिया कि आप समास जो है वो बना के लेके आओ, तो पोस्टर बनाया, उसमें स्केच से समास लिख के आया और वो हमें सबमिट कर दिया, और एक्टिविटी हमारी तरफ से वो कंप्लीट हो गई। उसकी बजाय अगर आप फ्लिप चार्ट बना सकते हैं, फ्लिप चार्ट का मैं एक एग्जांपल दिखाऊंगा आपको। फ्लिप चार्ट आप बना सकते हैं, किसी भी सब्जेक्ट में बना सकते हैं। अगर मैथ के लिए बना रहे हो तो आप फॉर्मूला रख सकते हैं, साइंस के लिए फॉर्मूला रख सकते हैं, किसी भी सब्जेक्ट के लिए आप इस प्रकार के चार्ट और वो बना सकते हैं। इट इज ए प्रोसेस ऑफ टीचिंग समवन हाउ टू मेक और समथिंग इन ए स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। इस साइंस में तो बहुत काम करता है, लेकिन स्टेप बाय स्टेप हम बच्चे को बनाने के लिए भी और उसकी प्रोसेस को भी समझाने के लिए भी, जब हम फ्लिप चार्ट है तो एक चार्ट आ रहा है, दूसरा वो आएगा, तो वो उससे अगली स्टेज को दिखाए, तो उसके आधार पर जब हम बच्चे को दिखाते हैं, समझाते हैं, तो बच्चे पे ज्यादा इफेक्ट करता है। ये कुछ एग्जाम्पल मैंने आपको स्लाइड में दिए हैं। पहला वो फ्लिप चार्ट का है। अब फ्लिप चार्ट में भी अब आप देख पा रहे होंगे कि ये 5th तक भी मैं काम करेगा। फोनिक साउंड होती है इंग्लिश में। इंग्लिश के हमारे साथी जो बैठे होंगे वो देखेंगे कि क्या किया है, छोटी डायरी है और कुछ भी नहीं किया, वो छोटी डायरी को बीच से काट दिया, वो 2 हिस्से हो गए एक यूज में। अब पीछे इसे ले दिया EST और आगे का शब्द इसी EST के फोनिक साउंड से जोड़ते हुए बच्चे को क्रिएट करने के लिए दो, वहीं ऑन द स्पॉट करने के लिए दो, और या आपके पास बने हुए हैं तो दूसरा हिस्सा है, जैसे इसमें CR लिखा, क्रैश बन गया, तो इसमें ऊपर जो फ्लिप होके चला गया है उसको आप नीचे लेके आओगे, तो उससे बच्चे को कहो कि ये बेटा क्या बन गया है, इससे क्या बन गया। आप इसमें किसी भी सब्जेक्ट के लिए, न केवल ये फोनिक साउंड के लिए हो सकता है, बल्कि आप मैथ का अगर इस्तेमाल कर रहे हो तो मैथ में आप किसी भी फॉर्मूला को हाफ हाफ कर दो और फिर बच्चे ये पूछो कि ये फॉर्मूले का इसका हाफ हिस्सा कौन से आपको पेज पे, किस फ्लिप पे आपको मिलेगा। मतलब बच्चा जब भी कोई भी काम कर रहा है, उस काम के करते करते उसका दिमाग, उसका हाथ, एक्टिविटी सारी होनी चाहिए, तब वो फिजिकली और मेंटली हमारे पास रहेगा। ये एक ऐसा चार्ट है जिसको आप केवल मोटिवेट करने के लिए रख सकते हैं, क्लास में लगा दिया। कुछ ऐसे भी चार्ट है जो बच्चे को मोटिवेट करें, जैसे हम किसी भी महान व्यक्तित्व की जो कहानियां हैं, कथाएं हैं, या उनकी क्योट है, जो वो उन्होंने जो शब्द कहे हैं उनको हम डालते हैं, उसके पिक्चर के साथ डालते हैं, तो बच्चे को मोटिवेट करते हैं। साइंस आप पढ़ा रहे हैं, सेल का है, एनिमल सेल का एक चार्ट आपने दिया, जब उसको दिखाते हुए, उसको सामने लगाते हुए अगर आप बच्चों को पढ़ाते हैं तो वो बच्चा दिमाग में कल्पना करना शुरू कर देता है कि वास्तव में सेल ऐसी होती है। तो इस प्रकार से आप इनोवेटिव उसमें लेके आ सकते हैं। इसका एम ऑफ डेमोन्स्ट्रेशन मेथड, इसकी क्या एम हो सकते हैं, तो क्या है, टू टीच ए स्किल, कॉन्सेप्ट और प्रिंसिपल। ये तो क्लियर है कि भाई हमें स्किल जो है वो कॉन्सेप्ट है और प्रिंसिपल जो है वो पढ़ाने के लिए, बच्चों में वो डिलीवर करने के लिए उस चीज की आवश्यकता होती है। फिर टू अचीव साइकोमोटर एंड कॉग्निटिव डोमेन, ठीक है, संज्ञानात्मक और कार्यात्मक। संज्ञानात्मक तो है ही है, उसके साथ साथ कार्यात्मक भी होना जरूरी है कि बच्चा कुछ भी देख रहा है, केवल देखने से या केवल सुनने से उसमें बच्चा उस चीज को सारे को ग्रासिप नहीं कर सकता है, सीख नहीं सकता है। तो जरूरी है बच्चा साथ के साथ एक्टिविटी करे, क्रियात्मक एक्टिविटी करे। जब वो ऐसा करता है तो उसमें उसको ज्यादा आनंद भी आता है, वो आपके पास वर्तमान रूप में रहता भी है और कुछ सीखता भी है। क्योंकि ये देखो, सुनो और समझो वाला कॉन्सेप्ट होता है।
जब भी बच्चा देखता है, कानों से सुनता है, फिर समझता है, तो इसमें सभी जो इंद्रियां हैं, अब आप लेक्चर मेथड का इस्तेमाल करते हैं। लेक्चर मेथड में क्या होगा कि आपने बोला, बच्चे ने सुना, और सुना या नहीं सुना हमें नहीं पता होता। अक्सर ऐसा होता है कि बच्चा सुनता नहीं है, कई बार इतना ढीठ हो जाता है कि घुसाने की कोशिश ही नहीं करता। हम पूछे तो अगर ये भी पूछोगे कि बच्चे से पूछ लिया कि बताइए जी कहां थे, किस लाइन पे थे, तो उस लाइन का भी नहीं पता कि आप कहां से पढ़ा रहे हो। तो ये जरूरी है कि ये जो मेथड हम इस्तेमाल करें और उसको इन्वॉल्व रखें। जो हम पढ़ा रहे हैं उसमें अगर इन्वॉल्व होगा तो 100% आप पढ़ा रहे हो, 5% वो जरूर लेके जाएगा। 100% मतलब 5% का मतलब जो है वो तो जरूर लेके जाएगा। अगर हम केवल लेक्चर मेथड रखते हैं तो वो 5% भी नहीं होगा, ये सत्य है। तो अभी कोरोना काल था, कोरोना काल के बाद का जो ये समय आया उसमें हमारे पास जो स्टफ है वो 9 से 12 की मैं बात ना करके 1 से 12 करूं तो सभी का यही है। सभी का यही हाल है कि वो कुछ ना कुछ स्तर जो बच्चे हमारे पास थे उससे गिरा है। तो उसके लिए ये डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड जो है ये इसका होना अति आवश्यक है। बच्चा इन्वॉल्व हो, बच्चा उसको सीखने की कोशिश करे। बच्चा जब तक उसके साथ इन्वॉल्व होकर काम नहीं करेगा तब तक वो ज्यादा सीख नहीं पाएगा। To let teachers participate in demonstration classroom to help improve their own teaching strategy। और ये हमें भी ये चीज हमारे लिए भी है कि हम अपनी स्ट्रेटजी बनाते हैं और हमारे लिए भी सीखने की एक बात है कि जब भी कोई बच्चा काम करे, कोई भी आप चार्ट दो तो उसको आप आइडिया दो। ऐसा भी हो सकता है कि आपने अब 3 ग्रुप में मुझे लगभग ये बेंच दिख रही है, ये एक ग्रुप दिख रहा है, इसके बाद एक है, एक है, ऐसे आप 3 ग्रुप बना दो। जैसे बैठे हैं उसके अनुसार बना दो, आप क्लास के जो रोल नंबर है उनके अनुसार बना दो और उनके बाद उनको अलग अलग वो दे सकते हो, एक टीम के अनुसार भी दे सकते हो। 3-4 को एक प्रोजेक्ट दे दिया, आप वो भी कर सकते हो। साइंस में प्रोजेक्ट बड़े होते तो उसमें 3-3, 4-4, 5-5 बच्चों को इकट्ठा किया और उसके अनुसार आप प्रोजेक्ट उनके लिए कह सकते हैं कि आप इस चीज में, और आप जब तक उसमें जितने आप इन्वॉल्व रहेंगे उतना बच्चा बेस्ट लेके आएगा, जो हमने सोचा है उससे अच्छा लेके आएगा। लेकिन वो तभी है जब हम उसको गाइड करते रहेंगे, हम उनको बताते रहेंगे। एडवांटेज क्या है, प्रोज क्या है इसके, तो इसमें क्या है, कैन बी प्रेजेंटेड टू लार्ज ग्रुप। जो भी कोई चीज है वो दिखाई जाती है तो लार्ज ग्रुप पे चली जाती है। हाईली इफेक्टिव है, हम अभी देख रहे हैं, समझ रहे हैं कि ये रियली में हाईली इफेक्टिव रहती है। इन्वॉल्व आइडियाज सेंसेस दैट मेक्स लर्निंग, ये चीज जरूरी है, लर्निंग परमानेंट। ये चीज जरूरी है कि हम अगर केवल लेक्चर मेथड का इस्तेमाल करते हैं, केवल एक कान की जो इंद्रिय है, सुनने का जो काम है बच्चा वही करता है, उससे अलावा बाकी सारी इंद्रियां उसकी जो है वो निस्तेज रहती हैं, वो कार्य नहीं करती हैं। लेकिन ये जो डेमोन्स्ट्रेशन का जो मेथड है, जो प्रदर्शन विधि है, उसके द्वारा अगर हम बच्चे को कराते हैं तो उसकी फिजिकल एक्टिविटी भी रहती है, हाथ पैर भी चलते रहते हैं, सुनने का तो काम वो कर ही रहा है, साथ में देखने का भी काम कर रहा है। तो सारी चीजें जब एक्टिवेट हो जाती हैं तो वो बच्चा और अच्छे से सीख पाता है। इंक्रीज लीडरशिप एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस अमंग डेमोन्स्ट्रेटर्स। अब ये डेमोन्स्ट्रेटर्स जो शब्द है वो दोनों ही हो सकते हैं। अब टीचर है, अब अगर मैं पढ़ा रहा हूं तो मैं भी डेमोन्स्ट्रेटर हूं, और अगर आप बच्चे को भी डेमोन्स्ट्रेटर बना सकते हो। कैसे करते हैं, आपने कोई भी चीज समझाई, उसके बाद आप बच्चे को बुला लें आगे आप बुलाओगे तो उसके अंदर लीडरशिप क्वालिटी भी आएगी और उसको भी कॉन्फिडेंस भी आएगा, और उसको आप कह सकते हो। अब आप जैसे आपको ये लगा कि इस बच्चे का ध्यान नहीं था, उसी बच्चे को आप आगे बुला के ये कह सकते हो, बेटा ठीक है अब आप पढ़ाओ, मैंने क्या पढ़ाया। अब उसको आएगा कुछ नहीं, फिर आप रिपीट कर दें उस पर, अब तक गुस्सा ना करें, फिर आप अच्छा बेटा आपको नहीं आया, चलो मैं इसको फिर रिपीट करता हूं। उसके बाद जब बच्चा सामने आता है तो अटेंटिव हो जाएगा, एकदम वो ध्यान उसका आएगा ही आएगा। जैसे ही वो निस्तेज हो गया, अगर कहीं बैठा था तो वो ध्यान देना शुरू कर देगा। इंक्रीज चलो ये हो गया। हेल्थ अचीव साइकोमोटर ऑब्जेक्टिव्स, ये हमने देखी है कि संज्ञानात्मक जो है वो हम ऑब्जेक्टिव है उनको अचीव कर लेते हैं। ये जो कौन मैंने लिखे हैं, डिसएडवांटेज जो लिखी हैं वो अब हमारे पास नहीं है। उसका एक एग्जांपल तो हमारे सामने यही बोर्ड है। क्या है कि भाई रिक्वायर स्पेशल क्लासरूम अरेंजमेंट्स। इस चीजों के लिए हमें हो सकता है कि स्पेशल क्लासरूम के अरेंजमेंट की भी जरूरत हो। अगर मुझे पीपीटी चलानी है, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन दिखानी है, तो मैं ब्लैक बोर्ड पे तो चला नहीं सकता,
व्हाइट बोर्ड अगर होगा तो उस पर भी नहीं चला सकता, उसके लिए मुझे इस बोर्ड की जरूरत होगी। अभी तक तो हमारे पास ये समस्या थी, लेकिन लगभग हर स्कूल में अब ये स्मार्ट बोर्ड है। तो आप इन स्मार्ट बोर्ड का इस्तेमाल करें, जितना आप कोशिश करेंगे उतना आपको आएगा और आप कर पाएंगे। केयरफुल प्रिपरेशन एंड रिहर्सल, ये चीज है कि जब तक हम प्रिपरेशन खुद नहीं करके आएंगे, रिहर्सल खुद नहीं करके आएंगे, अब मैं आपके सामने खड़ा हूं तो मुझे भी इस चीज की का एक अभ्यास करना पड़ा, मुझे देखना पड़ा कि मुझे क्या क्या चीज आप लोगों को बतानी है या आप लोगों से सीखनी है। तो वो सारी चीज हम खुद प्रिपेयर हो गए। अध्यापक वही है जो खुद पढ़कर आए। जब तक वो खुद पढ़ रहा है तब तक वो अध्यापक है। जिस दिन से उसने खुद पढ़ना बंद कर दिया उसके बाद उसमें जंग लगना शुरू होगा ही होगा, और वो हमारे डिपार्टमेंट के लिए भी और बच्चों के भविष्य के लिए भी ठीक नहीं होता है। तो टाइम कंज्यूमिंग, अब टाइम कंज्यूम भी कई बार करता है। बहुत से साथी ये सोचते हैं या कहते हैं कि भाई प्रोजेक्ट बनाया, उसमें बहुत समय लग जाता है। आपके बच्चे कोई एक्टिविटी करते होंगे, कई बार खुद भी इसी को लेके बैठा रहेगा क्या भाई, और कुछ भी कर ले, मैथ साइंस भी कर ले, क्या टाइम का लेके बैठा है। लेकिन ये चीज हम बोलते हैं, अपने बच्चों को बोल देते हैं, घर पे बोलते हैं, लेकिन ये चीज क्या है कि उस बच्चे ने कितनी देर से वो मैथ साइंस पढ़ रहा है। ड्राइंग का भले ही आप ये मान के चल रहे हो कि उसकी जरूरत नहीं है, लेकिन उसके बच्चे को के दिमाग को भी थोड़ा शांति चाहिए ना, उसको भी क्रिएटिव आइडिया चाहिए। उसका दिमाग, अब ये एक मेमोरी कार्ड है, इसकी एक लिमिट है ना, हम कितनी चीज इसमें डाल सकते हैं। पुरानी जाएगी तभी नहीं आएगी OLX, तो वो चीज हमें यहां देखनी है कि जो चीज पुरानी है उसको हटाओ, थोड़ी देर दिमाग को रेस्ट करने के लिए भी हमें क्रिएटिव आइडिया, एक्टिविटी, और बच्चा उससे भी सीखता है, ये आप सब जानते हैं। टीचर्स हु डू नॉट हैव मास्टरी ऑफ स्किल कैन नॉट डेमोंस्ट्रेट टू प्रोसीजर। अब यहाँ क्या है कि जब आप खुद स्किल अपने लेके आएंगे, आप खुद से सीख के आएंगे, तभी आप कर पाएंगे। अगर आप खुद नहीं सीखते हैं, खुद नहीं करते हैं, तो उन प्रोसीजर को आप ना फॉलो कर सकते हैं, ना ही बच्चों में उसको डिलीवर कर सकते हैं। तो ये तो था कि डिमोन्स्ट्रेशन जो विधि है वो उसका क्या फायदा है और क्या उसमें हो सकता है। अब इसी में मैं एक एक्टिविटी आपको दे रहा हूं, एक क्विज, और वो क्विज कैसी होगी, आप वो क्विज आप बना सकते हैं, इसी प्रकार से भी आप क्विज बना सकते हैं। प्लीज आप थोड़ी देर के लिए रोक दीजिए, है ना, बाद में। अब एक क्विज देखते हैं कि आप क्विज बनाएं और बच्चों को वो क्विज करवाने, क्विज के लिए दे दें। वो किसी भी लेवल की हो सकती है। यहां मैंने जो है हिंदी के ग्रामर के क्वेश्चन डाले हैं, वो इसलिए कि आप लोग सभी हिंदी आप सभी ने पढ़ी है, किसी भी सब्जेक्ट का कोई बैरियर नहीं है, आप उसको देख पाएंगे, समझ पाएंगे, कर पाएंगे। इसको खाली करो, इसको खाली करो, नहीं मैं कह रहा हूँ कि मुझे भी चाहिए, आपको चाहिए, आपकी टेबल खाली होगी तो चाहिए ना, इसलिए कोई फर्क नहीं है, पर वो मैं कह रहा हूँ इसको खाली करो ताकि ठीक है। हिंदी का अभी मैंने इसमें साउंड डाली है, इस साउंड का भी एक ऑब्जेक्टिव है। जैसे ही ये साउंड आती है, अगर साउंड नहीं होती तो एकदम ध्यान नहीं जाता। जैसे मैं फिर से कर रहा हूं, जैसे ये साउंड आती है तो बच्चा थोड़ा सा अटेंटिव सा हो जाता है, और ये कौन बनेगा, करोड़पति वाली साउंड है, जिससे ज्यादातर बच्चे, बड़े बच्चे तो परिचित होते ही हैं, तो अटेंटिव हो जाते हैं। अब इसके लिए अब हम करते क्या है अभी तक कि जब भी कोई भी बच्चा प्रश्न पूछता है तो हम कहते हैं कि हाथ ऊपर करें। अगर इसमें थोड़ा सा हम चेंज कर दें, थोड़ा सा हम चेंज कर दें और ये देखें कि बच्चे को एक्टिविटी देनी है।
अभी तक हम क्या करेंगे, हाथ ऊपर करो, जिसको आता है वो हाथ ऊपर करे। कई बार क्या होता है कि बच्चे को आता है तब भी नहीं बोल रहा, अब फिर उसे कहें किसको आता है, उसमें भी हाथ ऊपर नहीं करेगा, किसको नहीं आता है उसमें भी हाथ ऊपर नहीं करेगा। तब तक हमें पता नहीं चलता कि ये, अगर बच्चे की क्लास की संख्या ज्यादा है तो हमें ये नहीं पता चलता कई बार कि इस अमुक बच्चे ने हाथ ऊपर किस में किया था या किसी में भी नहीं किया था। तो अब ये स्थिति ये है कि यस या नो है। अगर आपको प्रश्न आता है तो वो उसी साइड से आप यस या नो वाला जो है वो ऊपर करेंगे। हमारे पास ये पता होगा कितने बच्चों को नहीं आता है, कितने बच्चों को आता है, उसको हाथ ऊपर करना ही पड़ेगा। ये अगर आपके पास ये है तो उसको ऊपर करना ही पड़ेगा। चलो अभी शुरू करते हैं। 30 सेकेंड है आपके पास, टाइम भी चल रहा है, और साथ में जब 7 सेकेंड रह जाएंगे तो उसके बाद भी बेल लगेगी। तो जिसको पता है वो यस और नहीं पता है तो वो नो, ऐसे शो करेगा। करो सर, ऊपर करो, यस या नो का मतलब ऊपर आना चाहिए। तो आपको पता है तो आप यस करें, आपको नहीं पता है तो आप नो करें। जी 2 यस हैं, 3 यस हैं और बाकी नो। तो जल्दी सर आप आंसर बताएं। जापानी एकदम राइट आंसर है। सर ने जापानी बताया, जापानी पे हमने क्लिक किया। जैसे ही 7 सेकंड, आप उसमें भी डाल सकते हैं, 7 सेकंड पहले आप ऐसी बेल शुरू कर दें कि भाई अब टाइम ओवर है। टाइम ओवर हो गया तो उसके बाद आप आंसर दे या ना दे, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपके नंबर नहीं लगेंगे। ऐसे आप क्विज बना सकते हैं, बच्चों को अलग अलग ग्रुप बनाकर भी आप उसमें कर सकते हैं। नेक्स्ट, अब ये विसर्ग लगा दिए तो ये संस्कृत बन गया है, अन्यथा ये हिंदी है। विसर्ग लगाए हैं तो ये संस्कृत है, अन्यथा ये हिंदी है, तो आप हिंदी के हिसाब से आप काम करें। जी बताएं। विशेषण और विशेषण 2 चीज हैं, और विशेषण क्या है, विशेषण क्या है, अगर बच्चे को पता है तो वो इसका आंसर देगा ही देगा। अब मुझे ज्यादातर जो है ना यस 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 यस, लगभग यस मुझे दिखाई दे रहे हैं। तो सर आप बताएं प्लीज। स्पर्श। अब यहां ये मैंने ठीक का निशान लगाया, मैंने इसलिए लगाया कि मैं आप अध्यापक साथियों से इंटरेक्ट कर रहा हूं। आप यहां इमोजी लगा सकते हैं, वहां मैंने क्रॉस का निशान लगाया, वो मैं इस क्लासरूम की डिग्निटी को समझते हुए मैंने ऐसा किया। आप इमोजी लगा सकते हैं, तो हंसने वाली इमोजी। जैसे प्रश्न बच्चे ने दिया और वो गलत दे दिया तो रोने वाली सी इमोजी होती है, वैसे आप लगा सकते हैं। बच्चे उसमें आनंद लेते हैं, और किसी ने बताया उसका गलत आया तो दूसरे को बड़ा आनंद आता है, तो और भी आनंद लेते हैं, हंसते हैं, मजा लेते हैं। चलो नेक्स्ट, बड़ा आसान है, बड़ा सिंपल है, लगभग आप सभी कर ही पाए। सर यस या नो का उठाना पड़ेगा सर, प्लीज। नो नो, यस 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 यस। जी मैम, ये धातु, क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। ये मैंने हिंदी का ये रखा है कि हम सभी उसमें इन्वॉल्व हो जाएंगे, लेकिन हम किसी भी सब्जेक्ट के इस प्रकार से ये बना सकते हैं। और जिस भी साथी को बनाने के लिए मेरी हेल्प चाहिए, मैं हमेशा तैयार हूं। आप जिसको भी अगर ये बनाना हो तो मुझसे संपर्क भी कर सकता है, मैं आपके बनाने में हेल्प भी कर सकता हूं। चलो नेक्स्ट, नमस्ते का संधि विच्छेद। यस, आपका सब्जेक्ट क्या मैम? आपका जिसका यस होता है, इट मींस सब्जेक्ट रहेगा, हिंदी या संस्कृत होगा। जी सर आप बताइए। नमः जमाते। नमः जमाते, ये संस्कृत नहीं है, ये हिंदी ही है, विसर्ग से बना है, ठीक है ना। नमः जमाते, ये इस फॉर्मेट की गलती है, वैसे ठीक है। बोर्ड ये कई बार जो हम बनाते हैं उसका सेट नहीं करता। आंसर यही है, नमः जमाते। अब जैसे इसमें क्रॉस आया, क्रॉस की जगह हम वैसे इमोजी लगा सकते हैं
जिससे बच्चा रोने वाला था तो वो एकदम मायूस सा हो, वो इमोजी हम डाल सकते हैं। चंद्रमुखी में समास, नो नो यस नो यस। आप प्लीज मैम आप बताएं। नो मुझे यस मुझे यस दिख रहा था। ये शकुंतला मैडम यस कर रही है तो पूछ लो ना नहीं पूछ रहा। आप बताएं। शकुंतला मैडम हिंदी की है। कर्मधारय समास। हाँ, जब कहीं से नहीं आएगा तब मैं शकुंतला मैडम से पूछूंगा। कर्मधारय जी मैम। अब यहाँ भी आप एक इनोवेशन डाल सकते हैं। जब भी कोई बच्चा यस कहे, ठीक जवाब दे, उसके लिए क्लैप करवा सकते हैं, या और उसके लिए शाबाशी के लिए या टॉफी के लिए आप ला के दे सकते हैं। जो बच्चा सही जवाब देगा उसको टॉफी मिलेगी। एक फिर टॉफी में ध्यान रखना है, बार बार जैसे मैं शकुंतला मैम को अवॉइड कर रहा हूं तो फिर सारी टॉफियां मैम ना ले जाए, यानी कि एक बच्चा ना ले जाए, ध्यान रखना। भवन में संधि विच्छेद जी सर। गए 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 वो जमा अन होगा, ओ को अब आदेश होता है, आयादी संधि बनती है। ठीक है, दशहरा है, आ रहा है, रावण, बच्चे बड़े परिचित रहेंगे। इसमें संधि का नाम आप बताएं। हाँ, ये अब जो लाओ मत सर, कभी मैं कंफ्यूज होता रहूंगा। एक बार यस एक बार नो नहीं। आप हिंदी संस्कृत वालों से पूछो। बोले ये शास्त्री जी बैठे, कृष्ण जी बैठे यस करे सुबह से। देखो सर, इसमें भी लॉजिक है। इसमें लॉजिक ये है कि क्लास में भी आपको ये बच्चे मिलेंगे जो आपने किसी भी सब्जेक्ट का आप पढ़ाओगे, हिंदी है, संस्कृत है, मैथ है, साइंस है, कोई भी सब्जेक्ट आपने पढ़ाया तो कोई ना कोई बच्चा आंसर देने वाला मिलेगा ही मिलेगा। कि हमें सबको इन्वॉल्व करना है। एक बार जिसने आंसर दे दिया उसके बाद दूसरे को नंबर देना है, तीसरे को देना है। ठीक है बेटा, आपसे तब पूछा जाएगा जब बाकी कोई आंसर नहीं देगा। ऐसे कह के हम उसको दबाएंगे ना, लेकिन केवल उसी से पूछेंगे ना, ऐसे हम कर सकते हैं। शास्त्री जी आप ही बताएं, ऑन डिमांड संधि यानी संधि रऊ प्लस अन बनता है और औ को आव आदेश होता है तब रावण बनता है। ठीक है जी। ये एक था कि हम कैसे एक इसके साथ एक वो रहे फोटो, इसमें क्लस्टर लेवल प्रोग्राम का भी रहे नहीं सर। आपके सत्यवान कहाँ है वो सर? सत्यवान जी यही है। से सत्यवान सर बैठे देखिए। ठीक है, ये था दो मैंने आपको पीपीटी दिखाई। तो पीपीटी के द्वारा भी हम कर सकते हैं, लेकिन अब हम थोड़ा इजी वे में जाते हैं। पीपीटी सब नहीं कर पाते हैं या नहीं बना पाते हैं, तो एक तो ये तरीका है कि सरकार जो है बड़ी हमसे, मैं क्या कहूं, आप समझ गए हैं, तो हमें अपने इनोवेटिव आइडिया लेके आने पड़ेंगे अपने आप को परफेक्ट रखने के लिए, सरवाइव करने के लिए। हम जब तभी कर पाएंगे जब हम कुछ न कुछ नवाचार करते रहेंगे, तो बच्चों को भी आनंद आएगा और हम भी अच्छा कर पाएंगे। अब दूसरी एक एक्टिविटी, 8वीं में एक संस्कृत में एक पाठ आता है सर, शायद 8वीं में है, मैंने अभी 8वीं में अभी पढ़ाने लगा हूं, मुझे अभी पता चला है शायद वो सप्त भगिनियां, 7 बहनें। अब हिस्ट्री से या एसएस से हमारे साथी कौन कौन है प्लीज बताएं। एसएस से एक ही है, 2 3 आप प्लीज सर, मैम तीनों आगे आ जाए। मैंने देना नहीं था, एसएस वालों को देना नहीं था, लेकिन सर क्यों डिमांड करना, सब्जेक्ट वालों से मैं पूछ लेता हूं। ये हमारे पास मैप है, हाँ उसी मैम प्लीज।
भाई थोड़ी देर बैठ जाओ। भाई नोडल आज रिहाज क्लास में आज मारी गए हजरी लाई जाएगी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। भाई चल रही है ना, थोड़ा सा टीचर इतनी मेहनत कर रहा है। ना, ना, बिल्कुल, बस बात ये ये देखिए, ये मैंने मैप बना दिया है और इसकी सारी की सारी जो स्टेट हैं वो गायब है, ये खाता है बाहर का केवल। अब हम सर और मैम को केवल 2 मिनट देंगे। कोई भी एक साथी आप में से क्या कहते हैं, टाइमर लगा लें फोन में और 2 मिनट देंगे हम सर को और मैम को कि वो सभी स्टेट्स, ड्यूटी तो एक दो ही है, बाकी तो इसमें वैसे ही लिखी हुई है, वो इसमें इनको फिल करनी है। ठीक है, तो आप टाइमर लगाएं। ऐसे ही बच्चों को भी आप इसी प्रकार से एक्टिविटी के साथ, क्योंकि जल्दी करेंगे दिमाग जल्दी चलेगा, टाइम लिमिट करके दो आप, तब वो अच्छा कर पाएंगे। ठीक है, टाइमर आप लगाएं, तब बताना, तब मैं हैंड ओवर कर दूंगा टेबल सर और मैम। आप लगा रहे सर, लगा दिए? ठीक है जी। और ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करें कि आपका समय शुरू होता है अब। ऐसे मतलब कुछ थोड़ा सा इनोवेटिव हो जाए, सिर्फ बच्चा अटेंटिव हो जाए। जी सर, तो आपका समय शुरू होता है अब। करिए सर शुरू। जी, वो सारे नहीं, वो सारे है ना मिक्स हो रखे थे, क्योंकि वो डालते वक्त तो एक दूसरे की स्टेट पहले, 2 स्टेट पहले से कंबाइन थे। एक फिल्म भी आई थी 2 स्टेट, तो उनको अलग अलग कर दिया है। वैसे ऐसे सवालों के लिए मेरे पास जो था ना वो वर्ल्ड वाला था, लेकिन समय ज्यादा हो चुका है तो हम इंडिया से काम चला लेते हैं। इंडिया के बारे में जानना जरूरी है। रामलाल को पता होना चाहिए कि रामलाल कौन है। जी सर, प्रॉब्लम यही है ना सर, हम जहाँ रह रहे हैं उस रीजनल को पहले तो उसको जाना। दरअसल मेरा ये कॉन्सेप्ट ये होता है कि जो नॉन एसएस के हैं वो इंडिया का करें और एसएस वाले हैं वो वर्ल्ड का करें। उनको टाइम जाए, क्योंकि उनको रियली मतलब एसएस वालों को तो मैथ से उनका परिचय होता है ना। 30 सेकंड है, 30 सेकंड, 25, 30। आप हेल्प करवा सकते हो प्लीज सर, आइए प्लीज आइए सर, आइए हेल्प करवाइए। और भी कोई साथी ये कहता हो कि मुझे मैप आता है वो हेल्प कराए। 7 6 आइए इधर आइए, अगले राउंड में ना कोई नहीं, टाइम अप। कोई नहीं, इसी को फिर से चलते रहेंगे। हरियाणा की बाउंड्री कितनी ऐसे जगह हैं जो जल्दी सेट हो गए नहीं, लेकिन जगह का अगर हमें पता है, बच्चों को यही बताना है भाई। इंडिया में तैयार कर देंगे सर, हरियाणा का मैप तो हरियाणा का मैप नहीं कर पाएंगे क्योंकि हाँ, नोट नहीं है। वो नहीं देते। सही सही कह रहे हो। तब तक मैं आपको एक जैसे सर के पास भी वो एक चैप्टर है सप्तभगिनी है कि 7 बहनें। अब 7 बहनें बच्चों को कैसे याद करानी, एक जीएस का भी प्रश्न है कि 7 स्टेट्स ऐसे करके आता है कि 7 स्टेट कौन कौन से हैं। बच्चों को सबसे पहले बताना है कि सिक्किम 7 स्टेट्स में नहीं है। वो सप्तभगिनी 7 बहनें जो है उसमें सिक्किम नहीं है। पहला काम ये करना है। दूसरा काम ये करना है जो नाक की तरफ फन उठाए हुए है कौन, पश्चिम बंगाल, वो इसको अलग करता है। बाकी का जो बच गया नॉर्थ ईस्ट का वो सारे के सारे 7 जो है बहनें हैं, वो 7 बहनें उन स्टेट्स को कहते हैं। अब उनको याद कैसे करें? सबसे पहले आप बताओ कि भाई अरुणाचल प्रदेश को याद करो। क्यों? हमारे देश में सूर्य उदय सबसे पहले किस स्टेट में होता है? अब वो कहेंगे कि अरुणाचल प्रदेश में क्यों होता है, तो मैं उसे
गेट पे खड़ा होकर बता सकता हूँ बेटा अगर मैं यहाँ खड़ा हूँ और कोई उधर से आ रहा है तो पहले मैं देखूंगा या उधर वाला खड़ा हुआ बच्चा देखेगा? तो अरुणाचल प्रदेश जो है वो सबसे ईस्ट में है। सबसे ईस्ट में होने की वजह से अब सूर्य पूर्व से उदय होता है, ये हम सभी को पता है, बच्चों को भी इसी को हम बताते हैं, बच्चों को ये तो पता ही होता है सूर्य पूर्व से उदय होता है, भले उसको डायरेक्शन का पता ना हो कि पूर्व है कहाँ। तो जो सबसे उधर पूर्व में खड़ा है उसी को कोई चीज सबसे पहले दिखेगी। तो अरुणाचल प्रदेश सबसे ईस्ट में है तो उसके लिए सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश का बच्चों को पता चल गया। अरुणाचल प्रदेश से ठीक साउथ में असम है, उसके ठीक साउथ में मेघालय है। ये 3 आप उनको याद करा दो। बाकी के 4 हैं उनके लिए एक कोड वर्ड जैसे मैंने बनाया आप कर सकते हैं, नाम मित्र। एकदम आप क्रम से आप लगा पाओगे। ना से नागालैंड, मैं से मणिपुर, मी से मिजोरम और मित्र के से त्रिपुरा। बच्चा कभी नहीं भूलेगा कि वो 7 स्टेट्स जो है, सबसे पहले हमने बताया सिक्किम वहां नहीं है, सिक्किम उधर उसमें 7 स्टेट्स में नहीं आता। सिक्किम की ये भी बता सकते हैं, सिक्किम जो है कैसा स्टेट है जो 3 कंट्री से जुड़ा हुआ होता है। तो मैथ के साथ अगर आप उनको बताते हैं तो वो ज्यादा इफेक्टिव और अच्छे से कर पाते हैं। चलो मैं करवा देता हूँ, थोड़ा सा घुमाओ। चलो अभी इसको करते हैं। आओ सर, अब मुझे क्यों छोड़ के चले गए? चलो आगे करते हैं। ये आइडिया मिल गया है, हम इस प्रकार से इसमें सारे में भर लेते हैं। ठीक है, इसको रख देते हैं। सर प्लीज एक बार आप हेल्प करें। ये डाल दो बाद में, उसको बाद में करते हैं। चलो दूसरा एक ये चीज है, आप सभी से परिचित हैं, बच्चों से खुद बनवाएं भी, तरीका भी आप उसको बताएं, इसके जो एंगल हैं उस एंगल को भी आप बताएं, तभी आप बता पाएंगे कि रोटेशन और रेवोल्यूशन हो सकता है। अगर ये टिल्ट ना होती तो रोटेशन नहीं हो पाता, और रेवोल्यूशन तो करती ही है, चारों तरफ घूमती ही है सूर्य के चारों। हमें ये भी बताना है कि भाई बच्चों, हमें लगता है कि सूर्य दाएं बाएं घूम रहा है, वो इधर जाता है, इधर से आता है, उधर चला जाता है। तो सब दे दो पहले, आप देखिए। तो इसको बताएं हम कैसे बच्चों को अच्छे से समझा सकते हैं। एक फोन में टॉर्च आप मुझे प्लीज ऑन करके दीजिए। जी थैंक यू। अगर हमें दिन रात का कॉन्सेप्ट बच्चों को समझाना है, हम वैसे बताएंगे तो हो सकता है वो उतना समझे ना समझे, समझ गया लेकिन भूल जाएगा। लेकिन अगर आपने इसको सूरज बना दिया, हमारे पास सभी के पास होता है, आप भले ही अगर ग्लोब नहीं भी लिए हो, आप एक बॉल ले लीजिए, कोई भी एक बॉल ले लीजिए, स्कूल से मंगा लीजिए, जैसे अभी मैम ने मंगाई, तो कोई भी बॉल ले लीजिए। आप उसको दिखाओ कि जो हिस्सा सूर्य के सामने आपका आ रहा है पृथ्वी का, वहां दिन रहेगी। आप बताओ कि बच्चों से पूछो कि आप ये बताओ कि क्या वहां अंधेरा होगा या वहां रोशनी होगी? बच्चा कहेगा जी ठीक है, जहां सूर्य की रोशनी पड़ रही है वहां तो अंधेरा हो ही नहीं सकता, इसके बैक साइड में अंधेरा हमें दिख रहा है। तो ये क्लियर है कि जहां रोशनी होगी वहां दिन और बाकी रात। अब पृथ्वी अपने अक्ष पर 24 घंटे में घूम जाती है, जिसे हम घूर्णनगति कहते हैं, रोटेशन कहते हैं। तो वो 24 घंटे में जहां किरणें सीधी पड़ेंगी वहां दोपहर के 12, जैसे जैसे रोटेट वो होती चली जाएगी तो टाइम में डिफरेंस आता चला जाएगा। अब उसको कैसे समझाएंगे बच्चों को? तो हम उसको भी ऐसे समझा सकते हैं कि दोपहर में ही गर्मी क्यों हो सकती है। अब आप ये देखो कि सेंट्रलाइज हो गई है लाइट, तो यहां सबसे ज्यादा लाइट पड़ रही है, इस एरिया में सबसे ज्यादा लाइट है क्योंकि सीधी किरणें हैं। जैसे ही किरणें मैं ऐसे तिरछी कर रहा हूं तो वो
किरणों का वो स्तर नहीं रहता। आपने उत्तल लेंस से बच्चों को दिखाया होगा, साइंस वाले साथी जानते होंगे, उत्तल लेंस को जब आप नहीं एक बार वो भी पड़ेगी अपन, जब उत्तल लेंस का आप इस्तेमाल करते हैं और सूर्य की किरणें जब उसमें जाती हैं वो सेंट्रलाइज होकर एकदम बारीक अगर आप उसकी वो कोन बना देते हैं तो कागज को जला देता है। देखा है आपने करके, जला देता है उस कागज को। कागज को जला देने का मतलब यह है कि उसने सारी की सारी एनर्जी को एक जगह सेंट्रलाइज करके एक जगह पे अगर डाला है तो वहां हीट बढ़ जाएगी। तो इस वजह से वो एरिया ज्यादा गर्म। अब उसी के लिए, उसी के साथ साथ आप कह सकते हैं जो इक्वेटर के साथ साथ जितने भी शहर हैं, जितने भी देश हैं, उनके पास सूर्य की किरणें ज्यादा पहुंचेगी। तो नेचुरल सी बात है, उनका रंग भी हमारे जैसा यूज होगा। जो जैसे बाहर के दूसरे दूर दूर है, जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल के आसपास है, वहां सर्दियां ज्यादा रहती है, तो अंतर है, वहां का कलर भी बदल जाएगा। तो ये चीज हम बेसिक इस हिसाब से बच्चों को बताएं तो और बच्चा अच्छे से कर पाएगा। अभी इसी के साथ हमने एक चीज को रख लिया, अब हमने रख लिया, इसको सूर्य बना दिया, ये पृथ्वी है ही, दिख ही रही है। हम चंद्रमा को और ले आए, ये हमारे पास स्कूलों में वो चीज होती है जहां से हम अच्छे से कर पाते हैं। अब चंद्रमा को और ले आए तो हम सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण यहां बच्चों को सिखा सकते हैं विद डेमोन्स्ट्रेशन। जब बच्चा ये देखेगा, अगर वो अब पढ़ा दिया हमने कि भाई जब सूर्य तो स्टिल है, पृथ्वी और चंद्रमा घूम रहे हैं, पृथ्वी अपने अक्ष पर घूम रही है, चंद्रमा अपने अक्ष पर घूम रहा है। अब इस स्थिति में जब वो एक धुरी पर आ जाते हैं, एक सीधी लाइन में आ जाते हैं, तो ग्रहण लग जाता है। अब याद करने की बात यह है कि जब पृथ्वी के आगे चंद्रमा होगा तो कौन सा, और पीछे चंद्रमा, अब सीध तो अब एक सीध में तो अब भी है, तब कौन सा ग्रहण लगेगा, ये हमें बच्चों को दिखाना है। तो ये है कि जब चंद्रमा पृथ्वी के बीच में आएगा तब होगा, क्योंकि सूर्य की किरण पृथ्वी पर नहीं पड़ रही है, तो पृथ्वी पर अंधेरा है तो सूर्य ग्रहण हम कहेंगे। ठीक है सर, हमें राइट। और अब बच्चा, अब फिर आप बताओ कि सूर्य ग्रहण लगता कब है? केवल अमावस्या को लगता है। ठीक है मैम। तो बच्चा फिर ये भी पूछेगा कि क्या जी हर अमावस्या को सूर्य ग्रहण लग जाएगा? इसका मतलब हर अमावस्या को सूर्य ग्रहण लगता है, तो क्या हर अमावस्या को सूर्य ग्रहण लगेगा? तो उसके क्या कारण होते हैं कि नहीं लगेगा? प्लीज आप बताएं। सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी तीनों एक क्यूब में आते हैं। जी, एक क्यूब में आएंगे। कब आएंगे, कैसे आएंगे, क्यों एक क्यूब में नहीं आते? एक क्यूब में नहीं आते क्योंकि रोटेट करते हैं। मैम एकदम सही बताया, क्योंकि ये रोटेट कर रहे हैं और इनका जो परिक्रमण पथ है ना, वो जैसे हम प्रकार ऐसे घुमा देते हैं ना, ऐसे नहीं होता है। परिक्रमण पथ ऐसी चीज जहां से एक बार गया वहीं से दोबारा जाएगा, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि इनके जो एंगल होते हैं टिल्ट होने के, और जैसा मैम ने कहा कि परिक्रमा का जो पथ है या परिक्रमा करते हैं, उस आधार पर कई बार ये यहां भी होता है, कई बार यहां से भी जाएगा, कई बार यहां से भी जाएगा। तो तभी ऐसे होता है कि किसी जगह पे हमें पता चलता है कि सूर्य ग्रहण है और किसी जगह पे सूर्य ग्रहण नहीं होता है, किसी हिस्से में होता है, किसी पे नहीं होता है। तो हम बच्चे को ये बताएंगे, अभी आप लोग देख पा रहे होंगे कि पूरी पृथ्वी पर, अच्छा एक चीज और है, सूर्य ग्रहण पूरी पृथ्वी पर कभी नहीं होता है। चंद्र ग्रहण पूरे चंद्रमा पे हो सकता है, लेकिन सूर्य ग्रहण पूरी पृथ्वी पर कभी भी नहीं हो सकता, क्योंकि इसका साइज हमारे से बहुत कम। रीजन ये तो, लेकिन कब कहां होगा तो आप देख पा रहे होंगे कि कुछ पृथ्वी के हिस्से पर अंधेरा है और बाकी पे रोशनी है। तो जहां जहां बच्चे को ये कॉन्सेप्ट समझाए कि जहां जहां बच्चे अंधेरा है वहां होगा, अन्यथा नहीं होगा। और ये ठीक इसके बैक साइड में जाएगा, तब भी एक चीज है, तब ये ग्रहण चंद्र ग्रहण हो जाएगा। और चंद्र ग्रहण फुल मून होता है वो पूर्णिमा पर खिला। ठीक है, एक ये कॉन्सेप्ट है जिससे आप कर सकते हैं। और इसके अलावा भी आपके माइंड में अगर कोई और भी ऐसा इनोवेटिव आइडिया आ रहा है कि सर इससे हम ये चीज भी कर सकते हैं, तो प्लीज आप शेयर कर सकते हैं। चलो आगे चलते हैं।
एक फ्लिप का आपको ये कहा था कि वो फ्लिप का मैं लाइव भी आपको दिखाऊंगा। मैंने सिंपल सी चीजें रखी हैं इसमें, केवल क्यूब रखी है। अगर हम इस क्यूब के फ्लिप को बना देते हैं और बना के हमने चिपका दिया, अब सारी चीजें दिख नहीं रही है, बच्चा दिखने वाली चीज पे क्यूरियोसिटी खत्म हो जाती है। आप जितना उसको नहीं दिखाओगे उतना वो देखने की कोशिश करता है। तो ये चीज हमने ये बनाई है, तो हम इसमें कोई भी बना सकते हैं। ये मैंने मैथ के क्यूब लिख दिए हैं, लेकिन आप साइंस के फॉर्मूले रख सकते हो। इसके बाद अगला स्टेप रख सकते हो, जैसे मैंने a प्लस बी का होल स्क्वायर कर दिया। अब सबको पता है, लगभग ये सिंपल सा है कि सब बच्चों को पता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। लेकिन मैं यहां लिख दूं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसका फॉर्मूला बताओ मैथ वाले साथी। a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। परफेक्ट। ये बच्चे को वो दिमाग में आइडिया आना, क्यों a प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हमने रख दिया। अब इसका किसी भी किताब में ढूंढो, इसका कोई फॉर्मूला ही नहीं है, तो बच्चा दिमाग चलाएगा कहां से? उसको खुद से सोचना पड़ेगा। तो हमने हैंड्स प्रूफ जैसे सर करते हैं, माना करके वो सारी चीजें निकाल देते हैं। तो हैंड्स प्रूफ करने के लिए दोनों जो प्रॉपर्टी है उसको इक्वल करना पड़ेगा। वो कैसे हो सकती है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का अभी मैंने ऐसे फॉर्मूला डिस्कस किया था, उसी के साथ अगर उसमें से माइनस 2ab हम कर देंगे तो वही आ गई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ऐसे हम कर सकते हैं। चलो मैं अभी आपके साथ अभी आपका टेस्ट लेता हूं। मैथ वाले क्षमा करें, नहीं बोले। बाकी कितनों को क्यूब याद है? 3 की क्यूब 27, 4 की 64, उसके बाद 5 की 125, 6 की 216, 6 की क्यूब, 7 की बच्चों को भी बताएं हम। ये मतलब ये चीज जितना मैं अक्सर एक बच्चों को एक एग्जांपल देता हूं कि आप लोगों ने बच्चों शक्तिमान वो देखा होगा, आता है ना प्रोग्राम शक्तिमान, जो अभी कोरोना दौरान भी नेशनल टीवी पे आया। तो उसमें पात्र एक ही है, वो है गंगाधर, मुकेश खन्ना है बेसिकली, और उसके 2 रोल हैं, एक गंगाधर का और दूसरा शक्तिमान का। गंगाधर को दिखाया गया है बड़ा सा भोला भाला सिंपल, और वो जब उसको शक्तिमान बनना होता है हाथ ऊपर करता है, घूमता है और उसके बाद वो शक्तिमान बन जाता है। आप लोगों ने देखा होगा, कुछों को ने देखा है, लेकिन आप समझ लें मैं जो कह रहा हूं। जिसने नहीं देखा वो समझे कि एक पात्र है जो एक भोला भाला दिखाया गया है, लेकिन वो एकदम शक्तिमान बन जाता है। मैं बच्चों को ये कहता हूं, बेटा जैसे ही आप 12th करते हो, आप जिसको भी पूछते हैं जी कोचिंग ले रहा हूं जी, जिसको भी पूछो जी कोचिंग ले रहा हूं, कोचिंग सेंटर वाले ऐसा कोई चूर्ण नहीं ले रहे हैं जो गंगाधर से शक्तिमान 1 सेकंड में बना दे। अगर ये बेसिक यहां से आपने ये नहीं सीखा तो आप वहां जाके कुछ नहीं कर सकते। ये 100% सत्य बात। वो आपको जमा घटा करना सिखाएंगे क्या? नहीं। तो आप घर वालों के पैसे बर्बाद करोगे और थोड़े दिन के बाद फ्रस्ट्रेट हो जाओगे। तो वो नहीं, यहां से आप ये चीज करते रहोगे। चलो आगे का आप जान चुके हैं, आपको आता होगा। ये एक तरीका हो सकता है कि हम एक फ्लिप चार्ट ऐसे होते हैं, इसको हम ऐसे बनाएं और ऐसे फ्लिप करके बच्चा देखे और वो एक्टिविटी एंजॉय करे। अरे बैग से याद आया, कृष्ण जी बोले गुस्सा कर लेंगे कि भैया हमने संस्कृत का तो दिखाया नहीं है ना। ये एक मैंने बच्चों से एक प्रोजेक्ट बनवाया था जिसकी हालत ज्यादा अच्छी अभी है नहीं, 2015-16 का है। यह है कि पहिया घुमाओ और प्रत्यय बनाओ। इसका मैंने केवल स्त्री प्रत्यय का रखा है साथी जी। तो आप देखोगे कि बच्चे को हमने ये दे दिया कि यहां से उसको पता चल गया कि स्त्री प्रत्यय हमने बनाना है। हमने यहां उसके रूल्स लिख दिए और एक एक बच्चे को आप पहले आप रूल समझाओ, बताओ कि किसी भी, केवल संस्कृत नहीं है, आप किसी भी सब्जेक्ट में इस चीज को अप्लाई कर सकते हो। आप फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो, आप परिभाषाएं अप्लाई कर सकते हो, कम रख के उधर आप यहाँ उसकी परिभाषाएं रख सकते हो। अगर आप इंग्लिश की बात कर रहे हो या हिंदी की अगर कोई परिभाषा आपने कर्ता कर्म क्रिया इस तरह की कोई चीजें बतानी हो और आप ये कहें उसको कि इसको मैच करो। अगर अज है, अज से टाप प्रत्यय अगर लगता है तो अजा कहाँ होगा, उस चीज को आपको ऐसे ही घुमाना है और वहां उसके साथ मैच करना है।
तो ये भी एक तरीका हो सकता है। आप केवल चार्ट ना बनवा के इस प्रकार का कोई ऐसा बनाए जिसमें बच्चा एक्टिविटी कर पाए और एक्टिविटी करके उसको देख और समझ पाए। तो मैं आशा करता हूं आप सभी को कुछ थोड़ा बहुत मैं बताने का जो मैंने प्रयास किया वो आपको समझ में आया होगा। और मैम हमारे बीच हैं ही, सूर्य को दीपक जो अभी मैं दिखा रहा था वो करने का मैंने प्रयास किया, और कोई कमी हो तो मैं क्षमा करें। और आप सभी का धन्यवाद, आपने इतने पेशेंस के साथ सुना। और अब प्लीज